नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस वाले पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर जनरल स्टडीज के जो भी सब्जेक्ट हैं वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कराएंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना से। फिर ये पार्ट वाइज चलता रहेगा ऐसे करके। तो शुरू करते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं। और आप लोग ये कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो देखेंगे और 4 दिन बाद वो फिर दिमाग में रहता नहीं यार। तो नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और शॉर्ट नोट्स हैं, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना को किसी भी देश के संविधान का परिचय या सार कहा जाता है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का निहितार्थ निहित होता है। प्रस्तावना में जो है वो समझ में आता है कि संविधान किस ओर देश को ले जाने के लिए अग्रसर है, ये समझते हैं प्रस्तावना से। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया। उसके बाद अन्य देशों ने प्रस्तावना को अपनाया, उसमें भारत ने भी प्रस्तावना को अपनाया अमेरिका से ही। दूसरी बात, प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और प्रस्तावना के जो तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रस्तावना बनती है, उसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो समझिएगा। सबसे पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान को जो शक्ति है, उसके अधिकार है, वो स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। ये क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, आप लोग देख लीजिएगा चाहे तो। ये पूछा जाता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य। आगे देखते हैं। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर संविधान बना तो ये किस लिए बना, इसके क्या उद्देश्य हैं। संविधान के उद्देश्यों में देखते हैं तो न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हीं के द्वारा देश आगे अपनी प्रगति के पथ पर चल सकता है। चौथा है संविधान को 26 नवंबर 1949 द्वारा संविधान सभा ने अंगीकार किया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यह क्वेश्चन तो आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर में सैकड़ों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों पूछते हैं, प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। कभी ये दे देगा तो ये नहीं देगा, ऐसे करके भी आता है, कौन सा शब्द शामिल है कौन सा नहीं है, मैच करके भी आ जाता है। तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना से रिलेटेड कथन पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि किसने क्या कहा है। तो आइए समझ लेते हैं, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं, इन्हीं से ज़्यादातर सवाल बनते हैं। तो पहला है प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो भारत के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र नोट करते चलिएगा आप लोग।
दूसरा कथन देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये स्टेटमेंट, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, के.एम. मुंशी साहब द्वारा कहा गया है। तीसरा है प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। कुंजी, सवाल आ जाए कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। साथियों, प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका एक व्यापक अर्थ है। जैसे देखते हैं, प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं जो, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब किसी अन्य देश का दबाव नहीं भारत के ऊपर कि आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप कर सके। दूसरा है समाजवादी। हालांकि समाजवादी जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उसके द्वारा ये सब जोड़ा गया था, पर समाजवाद की भावना संविधान में पहले से निहित है। वो आपको मिलती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो वहाँ पर भी समाजवादी धारणा आपको दिखाई देगी। लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में, जो बताता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र भारत में साथ साथ कार्य करते हैं। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है और लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसलिए निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। आगे है कि भारतीय समाजवाद में झलक कहाँ की दिखाई देती है। भारतीय समाजवाद में मार्क्सवाद, गांधीवाद का मिला जुला रूप है भारतीय समाजवाद। फिर भी गांधीवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है भारतीय समाजवाद का। चूँकि भारत धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी यही परिकल्पना की थी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है। इसका अर्थ है कि देश में सभी धर्म समान हैं, सरकार का सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त है। सरकार किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है कि इस धर्म के लिए ये सुविधाएं इसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती है। आगे लोकतांत्रिक शब्द दिया गया है। तो प्रस्तावना में प्रचलित राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होगी। इस संविधान को पहले बताया मैंने कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान को शक्ति जनता से मिलती है। तो यहाँ भी ऐसे है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। गणतंत्र का अर्थ है राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ न होकर लोगों के हाथ में होती है। अर्थात कोई राजनीतिक शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगी तो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, जनता पर अत्याचार करेगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि ये शक्ति जो है जनता के हाथ में होनी चाहिए। आगे न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं। ये सवाल कई बार आता है कि कौन से न्याय शामिल हैं, कौन से न्याय नहीं शामिल हैं। तो देख लीजिए 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं। पहला है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये तीनों न्याय प्रस्तावना में शामिल हैं और ये 3 न्याय 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। रूसी क्रांति से ये न्याय लिए गए हैं अपनी प्रस्तावना में। आगे स्वतंत्रता। लोगों की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की रोक टोक न हो राज्य द्वारा, और स्वतंत्रता में ये भी शामिल है कि व्यक्ति के विकास के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान किए जाएं। आगे देखते हैं। आगे समता। समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो, किसी खास वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार न प्राप्त हो,
और बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके, जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे बंधुत्व। बंधुत्व भाईचारे की भावना, संविधान एकल नागरिकता के द्वारा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। और प्रस्तावना भी कहती है कि बंधुत्व को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों को करना होगा। पहले तो व्यक्ति का विकास, दूसरा कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी होगी। तो साथियों, आज हमने प्रस्तावना को पढ़ा। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट जैसे भी होंगे आप करिएगा। इनसे जो है हमें सीखने को मिलेगा कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सीखने को मिलेगा। आगे सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही टॉपिक वाइज, जैसे आगे हिस्ट्री का लाएंगे, हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे ऐसे ही करके, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज चलता रहेगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।